Hello friends, my name is Sachin Patil. वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज और आज हम डिस्कशन करेंगे ट्यूसडे न्यूज़पेपर 19 अक्टूबर 2021। क्या है आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंट वो हम एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे दे रहा है भाई आर्टिकल की ट्रैक द अटैक्ड आर्मी पेट्रोल न्यू टेरर आउटफिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है भाई कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके के हालात पिछले दिनों से कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे कुछ एक नया आउटफिट देखने को मिल रहा है, एक नया टेरर देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये टेरर ग्रुप कहीं ना कहीं ले रहा है। इसके काफ़ी सारे वीडियोस हमें टेलीग्राम पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे नया आउटफिट क्या है, एक नया टेरर ग्रुप क्या है, तो इसका नाम है PAFF। PAFF क्या बोलता है तो वो आप लोग यहाँ पे समझिए। पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जो है ये इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि जो भी कश्मीर वैली के अंदर डिस्प्यूटेड या जिस तरीके के चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जिस तरीके की फाइट हमें देखने को मिल रही है, वहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर। इसी के साथ में अगले वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा है। रिसेंट अटैक इन जम्मू कश्मीर रिवेल जो है टेरर आउटफिट जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, अब उसी चीज को जांच करने के लिए न्यू स्ट्रैटेजी जो है वो NIA के द्वारा बनाई जा रही है। अब NIA क्या है कि 2008 में जो बॉम्बे अटैक हुआ था ताज होटल पे, उसके बाद में इस अथॉरिटी को बनाया गया जिसको हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इसके बारे में बात की जा रही है। इसके अलावा आर्टिकल में हमारे लिए कुछ खास नहीं है। इसके आगे हम देख लेते हैं। आर्मी ट्रेन कर रही है भाई अपने कुछ ऑफिसर्स को जो कि पोस्टेड होंगे LAC वाले इलाके में। अब यहाँ पे आप सभी को पता ही है LAC को लेकर के अभी जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहा है लद्दाख रीजन में। देखिए एक तो जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है उसको भी कवर किया जा रहा है डेली के फ्रंट पेज पे। दूसरा जो पार्ट कवर किया जा रहा है वो है LAC वाला पार्ट जो कि चाइना वाले तरफ से हम देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ अभी 15 जो ऑफिसर्स हैं इनको वेल ट्रेन किया गया है, इनकी पूरी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग हुई है फर्स्ट मंथ के अंदर। और इनको सारी खूबियां सिखाने के बाद ITBP रेंज के अंदर जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स है उस रेंज के अंदर इनको डिप्लॉयड किया जाएगा ताकि ये दुश्मनों से या जो इनके एनिमीज हैं या जो दूसरी बॉर्डर से हमारे यहाँ पे इंटरविन करते हैं हम, ताकि उनको रोक सके। तो इस चीज को लेकर के अभी डिफेंस जो है सेक्टर में बहुत तेजी से काम किए जा रहे हैं। खास करके कौन से वाले रीजन के अंदर, आप लोगों को मैंने अभी बताया LAC वाले रीजन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं LAC। हम काफी दिनों से कवर कर भी रहे हैं हमारे टॉपिक को। क्लियर। अगला है एज अ केस ऑफ द सर्च सिटी रिपोर्ट्स दिस ईयर्स फर्स्ट डेंगू डेथ हमें देखने को मिल गई है भाई कि 2021 में काफ़ी सारे केसेस तो डेंगू के हमें देखने को मिले हैं, लेकिन उस डेंगू के केस में पहली जो डेथ है, पहली जो मौत है इस डिसीज की वजह से वो दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिली है। और इसको लेकर के चिंताएं भी जताई जा रही है भाई। जिस तरीके के नंबर जो पेशेंट्स के इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहे हैं उस चीज़ से हमें अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये 2018-19 के डेटा को वापस से दोहराता हुआ फिर से दिख रहा है ना। इसके बारे में मैंने आगे डिटेल में चर्चा की है, क्या है डेंगू, इसके बारे में आज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 3-4 दिनों से काफ़ी ये चर्चा में आ रहा है डेंगू जो है इसके बारे में। क्योंकि कोविड गया, कोविड के बाद में निपा वायरस आया, निपा वायरस के बाद में अब बदलता जो मौसम है उसमें देखते हुए अब डेंगू का जो प्रकोप है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, ऐसे आपको डिसीज देखने को मिलने वाली है। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं भाई। मुंबई जो है लॉस्ट होता हुआ दिख रहा है। 40% ग्रीन कवर बिटवीन 1991 टू 2018 तक का ये रिपोर्ट है भाई। कुछ रिसर्चर्स ने ये बताया है कि मुंबई के हालात कुछ खराब होते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हालात खराब होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें यह रिपोर्ट मेंशन की गई है कि मुंबई लॉस द 81% ऑफ इट्स ओपन लैंड। ठीक है, बैरन स्पेस विदाउट द वेजिटेशन, एनी वेजिटेशन, एंड 40% ग्रीन कवर भी यहाँ पे लॉस होता हुआ
दिख रहा है। बिकॉज कारण क्या है, तो सारी चीजें बताई गई है। डेवलपमेंट, जितना ज्यादा हम अर्बन डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं उससे कई ज्यादा लॉस होता हुआ दिख रहा है उस एरिया को, या उस ग्रीन जो कवर एरिया है, फॉरेस्ट है, सबस्टेंस है, इनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई कि ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें कम होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे एक और चीज भी रिसर्चर्स के द्वारा बताई गई है कि इट कंक्लूड दी सिटी विटनेस जो है 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता हुआ दिखा है भाई, है ना। पिछले 27 साल में ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड देखने को मिला है मुंबई रीजन के अंदर। और इसमें रिसर्चर्स कौन है, तो भाई अलग अलग जो फैकल्टीज हैं, नेचुरल साइंस, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एंड न्यू दिल्ली, इसके बाद में ओस्मानिया यूनिवर्सिटीज हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश, इन सारी यूनिवर्सिटीज के द्वारा ये अर्बन रिपोर्ट को जो है निकाला गया। और इन्होंने अपने डेटा को बेस किससे बनाया है भाई, और इन्होंने अपना डेटा जो बेस बनाया है वो एक एजेंसी के साइट पर जाकर के इन्होंने ये सारी चीज को मेंशन किया है, जिसका नाम है यूएसए नासा। जो लैंड सेट जो है डिजास्टर हमें देखने को मिल रहा है, डेटा सेट्स हमें जो देखने को मिल रहा है, वो इसी की वेबसाइट पर जाकर के इसको बेस बनाया गया है। क्लियर। अब यहाँ पे नासा क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे भाई, क्योंकि इससे रिलेवेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जिस तरीके से इसरो भारत के अंदर काम करता है, उसी तरीके से नासा जो है अमेरिका के अंदर काम करता है, स्पेस एजेंसी है वहां की। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड टॉक बिटवीन इंडिया इजराइल टू रिज्यूम लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड इसराइल के जो उनके काउंटर पार्ट है, इजरायली काउंटर पार्ट यार लैपिड जो है जेरूसलम के अंदर, इनके बीच में ये टॉक हुई है। और इसमें यहाँ पे बात की गई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के, और इसको रिज्यूम किया जाएगा 2022 में। और इस चीज को या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ाने को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही। ऐसा कहा गया कि पिछले 14 साल से हम इस तरीके के फ्री ट्रेडमेंट को लेकर के, फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है इसको लेकर के हम चर्चाएं तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। तो जिसको लेकर के ये दोनों देशों ने मिलकर के फाइनली ये डिसाइड किया है कि भाई कि अब हम मिल करके ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिज्यूम करेंगे। यहाँ पे ये चर्चाएं की जा रही हैं भाई। क्लियर। और यहाँ पे 30th एनिवर्सरी को भी लेकर के कहा जा रहा है कि इंडिया इजराइल रिलेशनशिप विच इंटर दो जो हो रहा है वो 30th ईयर में जा रहा है भाई। 30 साल हो गए हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशन को, बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से ये रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। और यहाँ पे आपको एक नया क्वाड और देखने को मिलने जा रहा है भाई। अब आपने सुना होगा कि क्वाड तो सर आपने बताया था इंडिया, जापान, यूएसए का ये ग्रुप है जिसको लेकर के इस क्वाड बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इंडिया, ये क्वाड ग्रुप आपने बताया था सर 2007 में इनिशिएटिव आया था। 2017 में इस पर फिर डील बनी और 2021 में फाइनली इसकी समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अलग क्वाड आपको देखने को मिलेगा। क्वाड यानी होता है कोर डायमेंशनल, जो कोर होती है उसकी हम बात करते हैं। द क्वाड्रिलेटरल मीटिंग सिंस द आउटकम जो हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है भाई। यूएई, इजराइल, यूएस और इंडिया, यहाँ पे आपको अब 4 क्वाड कंट्रीज देखने को मिलने वाली हैं। कौन कौन सी बात कर रहा हूं मैं, इंडिया और यूएस तो है ही, साथ में इजराइल, इजराइल एंड यूएई। आपको बहुत आसानी रहेगी याद रखने में। यू यू 2 कंट्री हो गई और यहाँ पे आई आई से 2 कंट्री हो गई। इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई, ये मिलकर के एक क्वाड्रिलेटरल मीटिंग करने जा रहे हैं जिसको क्वाड नाम दिया गया है भाई। ठीक है। और ये पहली मीटिंग ऐसी है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक। और यहाँ पे देखिए जेरूसलम बोल रहा हूँ, एस जयशंकर ने कहा है कि भाई कि देखिए इस तरीके की रिलेशनशिप हमें देखने को मिली है कि हमने इस कोविड पैंडेमिक के अंदर एक दूसरे का बहुत ही बचोर तरीके से क्या दिया है, साथ दिया है।
हमने एक दूसरे को हेल्प की है वैक्सीन को लेकर, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर के हो, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के हो। सॉरी, ये चीजें यहाँ पे बताई गई है भाई। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ये हम पहले भी काफी बार चर्चा कर चुके हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का टैरिफ्स नहीं लगाया जाएगा, और लगेगा भी तो बिल्कुल नॉमिनल जो टैरिफ होगा वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगाया जाएगा, या तो फिर उसे टैक्स फ्री या टैरिफ्स फ्री रखा जाएगा। एक दूसरे की जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसको फुलफिल किया जाएगा इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। क्लियर? तो यहाँ पे इस चीज को लेकर के डिस्कशन किया गया है। आगे हम बात करते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। कुशीनगर कनेक्ट टू श्रीलंका, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है फ्लाइट से इसको लॉन्च किया जा रहा है भाई। यानी कल के दिन किया जाएगा 20 अक्टूबर को, वन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर ओपन द कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन अक्टूबर 20। और ये कहाँ से किसको कनेक्ट करेगा, तो ये श्रीलंका को कनेक्ट करेगा, किससे? कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। ठीक है। इसमें बुद्धिज्म को लेकर के बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा जो श्रीलंका जो है वो काफी बड़ी बुद्धिस्ट कंट्री मानी जाती है, ताकि बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ पर आकर के रह सकें और यहाँ पर घूम सके, विजिट कर सके। कुशीनगर कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को फॉलो करता है, या बुद्धिज्म के लिए जाना जाता है। आप सभी को पता ही है, गौतम बुद्ध ने अपना जो फर्स्ट सरमन है वो यहीं पर दिया था, सौराष्ट्र। यदि आप लोगों ने सुना हो, सौराष्ट्र बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर पहला अपना सारनाथ के अंदर पहला सरमन दिया था, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। और ये डील जो हुई है वो फर्स्ट फैमिली विल द प्रेजेंट, यहाँ पे बात की गई है स्पोर्ट्स मिनिस्टर नमल राजपक्षा, जो कि नेफ्यू है प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा के, और सन है किसके? प्राइम मिनिस्टर ऑफ महिंदा राजपक्षा इन श्रीलंका की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और जब ये इनोग्रेट किया जाएगा, जब इसे लॉन्च किया जाएगा, तो भारत के अंदर 100 बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो हैं इस मीटिंग को अटेंड करेंगे भाई। क्लियर? और इस तरीके की कुछ पेंटिंग्स जो है वो प्रोवाइड की जाएगी इंडिया को। एक तरीके का ये बुद्धिस्ट सर्किट माना जाता है, जो लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, ये कहीं ना कहीं पिलग्रिम्स जो एरिया है, जो यहाँ पे श्राइन आते हैं, घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो यहाँ पे इस चीज को लेकर के बात की जा रही है। क्लियर? इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पैनल टू स्टडी इंडियन कल्चर डिड नॉट द सबमिट रिपोर्ट ASI को लेकर के यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि 2016 में एक पैनल तैयार की गई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, कि इंडियन कल्चर के बारे में स्टडी एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कल्चरल फ्रॉम द 12,000 ईयर एगो की बात की जा रही है, कि यहाँ से 12,000 साल पहले के जो कल्चरल है इंडिया का, उसकी स्टडी को लेकर के इस पैनल को बनाया गया था, कि भाई कि आपको रिपोर्ट देनी है हमारे इतिहास के बारे में, हमारे कल्चरल के बारे में। ये काम किसको दिया गया था? तो आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया ASI को दिया गया था, जिसको लेकर के अभी हाल ही में RTI प्ली की गई, जिसमें ये बोला गया कि भाई कि आपको एक काम दिया गया था, वो रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं सबमिट हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो 1861 में इस्टेब्लिश हुआ था, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में। हेडक्वार्टर सभी को पता ही है, न्यू दिल्ली के अंदर है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आज का पहला आंसर करना है कि ASI का डायरेक्टर जनरल कौन है राइट नाउ। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये काम करता है। और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो कब आया था भाई, RTI कब आया था, RTI को कब लाया गया था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। क्योंकि अभी हमने इसके रिलेवेंट एक डेटा देखा था कि काफी सारे केसेस भारत के अंदर RTI के अंदर प्ली जो है वो पड़ी हुई है, जिस पर किसी भी तरीके का फोकस नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे भाई मैंने इस आर्टिकल को हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे जिस तरीके के हालात जो माइनॉरिटी को लेकर के बांग्लादेश के अंदर हो रहे हैं, यानी माइनॉरिटी ऑफ हिंदू
जो रिलीजन है उनकी उनको लेकर के हम यहाँ बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली देखने को मिला, काफ़ी सारा अटैक हुआ है हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, है ना? ख़ास करके नव दुर्गा जो पूजा जो थी वहाँ पर ये हमें हालात देखने को मिला है। काफ़ी सारे जो हिंदू जो हैं उनके उनके पंडाल पे जाकर के दुर्गा पूजा पंडाल पे अंदर जाकर के उनके ऊपर अटैक हुआ है, जिसको लेकर के यूएन ने ये कहा है कि भाई कि इसको बांग्लादेश के अंदर रोकना होगा इस तरीके के कामों को। तो उसको लेकर के यहाँ पे शेख हसीना जो कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, उन्होंने ये अश्योर किया है कि भाई कि इन सारी चीज़ों को लेकर के हम स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे भाई। क्लियर? तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले अगले आर्टिकल की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। आप लोगों को ये बताना है कि बांग्लादेश की जो कैपिटल ढाका है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के लिए जानी जाती है। तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है। उसका सेक्रेटरीट जो ऑफिस है वो ढाका के अंदर है। चले आगे बात कर लेते हैं अगले पेज की तरफ। क्या है स्पोर्ट्स में कुछ खास है क्या? तो ये पेज को मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखा है क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, ओबिच्यूरी से रिलेवेंट है। लंका के जो यानी यहाँ पे बात की जा रही है श्रीलंका के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन जिनका नाम है क्या, बंदुला वर्नापुरा, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है भाई 68 की एज में। और ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं ये फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे श्रीलंका के जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। तो ये क्वेश्चन आपसे वनडे एग्जामिनेशन के बारे में एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स पेज में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम आते हैं हमारे एडिटोरियल पेज की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है द न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेटर है वाज द नेवर इंडिकेटेड, यहाँ पे बात की जा रही है ना? इंडिसिटेड की बात की जा रही है, इंडिक्टेड की बात की जा रही है कि भाई कि ये जो एक्यू खान थे यानी अब्दुल कादिर जो खान थे, इन्होंने किस तरीके के हालात पूरे दुनिया के अंदर पैदा किए हैं। यानी हम बात कर रहा हूँ मैं न्यूक्लियर आर्म्स की बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं उस न्यूक्लियर वेपन्स के जो क्या बोल सकते हैं की है उसको चुराया है और उसको पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट तो किया। पाकिस्तान में भी काफ़ी बड़े लेवल पे इन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च किए हैं और साथ साथ में उन उन जो की है उसको बेचा गया है। ईरान के साथ में इन्होंने डील की है, नॉर्थ कोरिया के साथ में डील की है, लीबिया के साथ में डील की है। तो दुनिया को यदि किसी ने इस न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में यदि फैलाया है गलत तरीके से तो उनका नाम है अब्दुल कादिर खान। तो इसके बारे में एडिटोरियल पेज में काफ़ी लंबे चौड़े उसमें कहा गया है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है अ शेडो फॉरेन पॉलिसी फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है, श्रीनिवासन जी ये कह रहे हैं कि भाई कि भारत की फॉरेन जो पॉलिसी है वो तो ज़बरदस्त है और उस पे इंडिया बहुत बड़े लेवल पे काम भी कर रही है। रिलेशंस बड़े काफ़ी हद तक सुधरते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये रिपोर्ट बताई गई है किसके द्वारा, तो डॉक्यूमेंट हैज़ द इमर्ज द सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की ये रिपोर्ट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि जिस तरीके की फॉरेन पॉलिसी भारत की रही है उसके अलावा यदि हम डोमेस्टिक पॉलिसी को लेकर के बात करें तो कहीं ना कहीं हालात खराब होते हुए भी देखने को मिले हैं। जैसे कि 370 आर्टिकल को लेकर के कहा गया है कि भाई कि भारत में बहुत नेगेटिविटी फैली है ना? और दूसरा क्या कहा जा रहा है, फार्म बिल को लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई फार्म बिल भी एक तरीके का जो डिसीजन था वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से फार्मर्स के अगेंस्ट में रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे कहा गया है कि भाई कि फॉरेन पॉलिसी तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही है भारत की, है ना? और पिछले 2014 से ये रिलेशंस हमें में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस हमें देखने को मिली है। लेकिन वहीं डोमेस्टिक पॉलिसीज़ की बात करें उसमें बहुत नेगेटिविटी भी भारत के अंदर देखने को मिली है। तो फर्स्ट टाइम मोदी गवर्नमेंट रिमार्केबल जो बात की जा रही है इनोवेटिव बोल्ड असर्टिव फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर के कहा जा रहा है कि भाई इसके जो आसार हैं, अप्रोचमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है। ठीक है, और फिर वहीं डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की गई है तो उसमें नेगेटिविटी बताई गई है।
उसके बाद में दूसरा आर्टिकल क्या कहा जा रहा है कि इंडिया नीड्स अ कास्ट काउंट की बात की जा रही है, और यहाँ पे मनीष तिवारी जो है यूपीए गवर्नमेंट से ये बिलोंग करते हैं भाई, है ना। और इन्होंने कहा है कि भाई कि भारत के अंदर कास्ट तरीके से सेंसस होना चाहिए, उससे हमें ये जानकारी निकल करके आएगी कि उनके लिए हमें किस तरीके की पॉलिसीज बनानी चाहिए, कितना नंबर है उनका, पिछले 10 साल के अंदर उनके कितना नंबर इंक्रीज हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो क्या है सेंसस के बारे में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे भाई। क्लियर। आगे बात करते हैं, अब हमारी पीपीडीज को लेकर के अब हम चर्चा करते हैं भाई। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को परेशानी होगी। चले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भाई हमारी स्लाइड की तरफ। तो ये चीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा था, और ये कहा जा रहा है कि भाई कि ये जो टेरर देखने को मिला है, इसके काफ़ी सारे हमें रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे के अंदर। और वो ग्रुप जो बताया जा रहा है जो एक्टिवली तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसका नाम है पीपल्स एंटी फासिस्ट जो फ्रंट है। ये क्लेम कर रहा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है जिस तरीके की फाइट हमें कश्मीर वैली रीजन के अंदर देखने को मिल रही है। क्लियर। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर की हम बात कर लेते हैं भाई। जम्मू कश्मीर के बारे में वैसे तो काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं, लेकिन नए एस्पिरेंट्स जो हमारे साथ डेली जुड़ते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर जो है वो 370 और आर्टिकल 305A के तहत ये पहले स्पेशल स्टेटस वाला स्टेट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इस जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया, है ना। और इसके साथ में दो दूसरी यूनियन टेरिटरी जो अलग हुई वो रही लद्दाख। ध्यान रखेंगे, दो दो स्टेट को तोड़ करके उसका एरियाज को डिवाइड करके उसे दो यूटीज में कन्वर्ट कर दिया गया। उनमें से एक है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इसकी दो कैपिटल है, एक श्रीनगर है समर टाइम पे, एंड विंटर टाइम पे जम्मू इसकी कैपिटल हो जाती है। 20 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में ये यूनियन टेरिटरी है। उसके साथ में हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर की, यहाँ पे पोस्ट होती है। मनोज सिन्हा राइट नाउ यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर के लिए अभी यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए हैं, है ना। जैसे ही यहाँ के हालात सुधरेंगे वहां पे फिर इलेक्शन कराए जाएंगे। बिल्कुल जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी के अलावा ये तीसरा ऐसा यूनियन टेरिटरी होगा जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर यहाँ पे होगा, इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पे ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल यहाँ का लेजिस्लेचर है, 114 सीट्स यहाँ पर है। क्लियर। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो 4 राज्यसभा से सीट है और 5 लोकसभा से सीट है। हाई कोर्ट की हम बात करें तो हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और उसके अलावा लद्दाख दोनों का कॉमन हाई कोर्ट है। ठीक है, दोनों ही यूनियन टेरिटरीज की सुनवाई इस हाई कोर्ट के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पे बात करें यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में तो कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और वैसे तो बहुत सारी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है। सॉरी। आगे हम बात कर लेते हैं आर्मी ट्रेन द ऑफिसर पोस्टेड अलोंग द LAC इन तिब्बतोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। ITBP वाले रीजन में हम इनको डिप्लॉय करेंगे। कौन से वाली चीज को लेकर के बात की जा रही है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ना कि LOC की बात कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ में, LAC चाइना के साथ में। तो इनको अभी ट्रेन करके वहां पे डिप्लॉय किया गया है। तो ये देख सकते हैं भाई, मैप आपको मैं काफी बार बता चुका हूं। ये आपको देखने को मिलेगा, ये है डिस्प्यूटेड एरिया जिसको हम LAC वाला रीजन बोलते हैं। वेस्टर्न इलाका है,
वेस्टर्न एरिया है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा डिस्प्यूट है। फिर उसके बाद में सिक्किम वाले रीजन में आपको कुछ डिस्प्यूट देखने को मिलेगा और बाकी अरुणाचल को तो वो अपना मानता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी लाइन है, तो मैकमोहन लाइन है जिसके बारे में यहाँ पे आपको मेंशन किया गया था। 1914 में इस लाइन को ड्रॉ किया गया था बिटवीन ब्रिटिश कॉलोनी एंड तिब्बत के बीच में, लेकिन 1950 में इसे एक्वायर किया और फाइनली 1959 तक आते आते तो पूरे तरीके से कंट्रोल चाइना का तिब्बत पर हो गया। और उस पर कहीं ना कहीं ये जो बाउंड्री लाइन है ये कहा जाता है चाइना के द्वारा कि चाइना ये क्लेम करता है कि ये लाइन जो है ये इंडिया और तिब्बत के बीच की जो लाइन थी या अरुणाचल वाला जो पार्ट है वो आज की डेट में हमारे मैप के अंदर है, यानी ये इस पर कंट्रोल हमारा होगा। चलिए अब आपको बताना है कि भूटान के अंदर वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसको लेकर के चाइना अपना क्लेम करता है ना। कौन से वाले रीजन में, मैकमोहन लाइन यानी तवांग वाला रीजन जो है कहीं ना कहीं वो बोलता है कि भाई ये रीजन हमारा है, और भूटान के अंदर का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उसकी बात करता है कि ये इस पर हमारा अधिकार है, ये चाइना कहता है। क्लियर? तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें ये कहा गया कि भाई कि डेंगू से पहली जो डेथ है, फर्स्ट डेथ जो हमें देखने को मिली है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिली है भाई। और कहीं ना कहीं अब इससे हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो क्या है डेंगू, डेंगू के बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना। जो भी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझा करें भाई, की नोट्स बनाया करें अपने, इसीलिए मैं आपको ये सारे कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। और मैंने आपसे पहले भी ये सारी चीज़ों को लेकर के पूछा था कि आप लोगों को ये इस तरीके का एनालिसिस कैसा लगता है, उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकें इस एनालिसिस के अंदर। क्लियर? तो ये चीज़ें आप लोगों को देखनी है। डेंगू के बारे में बात करें तो ये एक मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिसीज है जो मच्छरों से फैलता है। और किस प्रकार के मच्छर से ये फैलता है तो आपको पता रखना है। जीनस एडिस जो प्रिंसिपली एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है ये उसके थ्रू फैलता है, जिसको हम डेंगू कहते हैं। इस तरीके के मॉस्किटो जो पैदा करते हैं ट्रांसमिटेड चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका इन्फेक्शन भी हमें इन्हीं तरीके के मॉस्किटो से देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या है भाई? सडनली हाई फीवर आ जाता है ना। इसके बारे में सीवियर हेडेक होने लगता है, पेन होने लगता है भाई। इसके अलावा आईज में जलन होने लगती है। ये सारे कहीं ना कहीं इसके सिम्टम्स है। मसल्स पेन हमें देखने को मिलता है। डायग्नोस कैसे होता है? डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोस होता है ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से, ये हमें पता चलता है कि भाई कि किसी पेशेंट को डेंगू है या नहीं है। ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। स्टेटस ऑफ डेंगू की हम बात कर लेते हैं भाई। तो ये ग्रोन द ड्रामेटिकली तरीके से ग्राउंड जो है अराउंड दी वर्ल्ड हमें देखने को मिला है। ये WHO की रिपोर्ट हमें बताती है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, WHO के बारे में यहाँ पे आपको सारी जानकारी बतानी है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको बता चुका हूँ। तो WHO के बारे में आपको पूरी डिटेल बतानी है कि सर ने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। यहाँ पे हर साल है 39 करोड़ का डेंगू वायरस का एक रिपोर्ट पर ईयर देखने को मिलता है, लेकिन उसमें लगभग 9.6 करोड़ का जो सिम्टम्स है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बाकी लोगों को तो ये पता ही नहीं चलता है कि उनको डेंगू है या नहीं है। ये सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे WHO दे रहा है। वहीं पे यदि हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर 2018 में यही डेंगू का जो रिपोर्ट था ये 1 लाख था, और वहीं पर 2019 में ये रिपोर्ट 1.5 लाख को क्रॉस कर गया था केसेस को लेकर के। अब वहीं पर ये रिपोर्ट 2020-21 की ये बता रही है कि भाई कहीं ना कहीं ये उससे ज्यादा क्रॉस ना कर जाए, इस चीज को लेकर के यहाँ पे बताया गया है। और ये सारी चीजों को बताता कौन है? तो NVBDCP के द्वारा बताया जाता है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत ये सारी जानकारी या ये सारे आंकड़े दिए जाते हैं। कंट्रोलिंग डेंगू यूजिंग द बैक्टीरिया। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई कंट्रोल कैसे करेंगे?
तो एक तरीके का इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया है उसको उसके इस्तेमाल से हम ये जितने भी डिसीज फैलाने वाले मॉस्किटो हैं हम उसको ख़त्म कर सकते हैं वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के तहत, जो जिसका नाम है वोलबाचिया बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई डेंगू के जो डिसीज है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो एक बैक्टीरिया के इस्तेमाल से हम इसको खत्म कर सकते हैं जिसका नाम है बोलवाचिया टू सक्सेसफुली कंट्रोल डेंगू इन इंडोनेशिया। और इसका पहला रिसर्च कहाँ पे किया गया? इंडोनेशिया के अंदर किया गया। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सारी जानकारी। अभी रिसेंटली क्या डेंगू को लेकर के किसी ने वैक्सीन को प्रिपेयर किया है? तो बिल्कुल आप आंसर लगा सकते हैं, यस। अभी रिसेंटली यूएसए ने इसको लेकर के एक वैक्सीन को प्रिपेयर्ड किया है जिसका नाम है CYDTDV। ये इसका एक साइंटिफिक नेम है ना, जिसको डेंगे वाक्सिया के नाम से जाना जाएगा। भाई डेंगे वाक्सिया वाज द अप्रूव्ड बाय द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 2019 में। ये फर्स्ट वैक्सीन जो है यूएस के द्वारा इसे रजिस्टर्ड किया गया या रेगुलेट कर किया गया यूएस के द्वारा। क्लियर। जो डेंगू वैक्सीन जो वैक्सीन है ये कितने से कितने साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी, कितने से कितने साल तक के लोगों को, इन्फेक्टेड लोगों को? तो 9 टू 16 ईयर के जो एज के लोग हैं ये उनमें बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं आपको डेंगू के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मुंबई लॉस्ट 40% ग्रीन कवर बिटवीन 1991 टू 2018 का ये रिपोर्ट है। मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल शुरुआत में ही बता दी थी कि मुंबई के अंदर इस तरीके का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। 81% ऑफ द इट्स ओपन लैंड, जिसको बैरन स्पेस विदाउट एनी वेजिटेशन कहा जाता है, एंड 40% ग्रीन कवर फॉरेस्ट एंड द सर्कमलेट्स जो है उनके बारे में बात की जा रही है। अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द वाटर बॉडीज, लेक पॉन्ड्स, जो फ्लड प्लेन्स हैं, वो सब हमें खत्म होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये सारा रिसर्च जो है ये किया गया है रिसर्चर्स फ्रॉम दी फैकल्टीज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा ये सारी रिपोर्ट को बताया गया है कि जिस तरीके का अर्बन डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है उस चीज़ को देखते हुए मुंबई के हालात ये बदतर होते हुए दिख रहे हैं। और जिसमें ये भी बताया गया कि पिछले 27 साल में ये रिकॉर्ड देखा गया है कि 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर हमें बढ़ता हुआ, रेज होता हुआ दिखा है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो डेटा है इसको किसका बेस बना करके ये यूज किया गया है? तो नासा के डेटा लैंडसेट डेटाबेस को ये आधार बना करके इस रिपोर्ट को बनाया गया है इन रिसर्चर्स के द्वारा। अब यहाँ पे नासा की बात कर लेते हैं। कई बार एक्रोनम दे दिया जाता है नासा के बारे में। तो नासा क्या है भाई? तो नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एजेंसी, अथॉरिटी, इस टाइप के वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या पहचानना है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से आपको जानना है। क्लियर। ये कब बनाया गया है? तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसको 1958 में बनाया गया। 29 जुलाई 63 ईयर्स एगो इसे बनाया गया। क्लियर। स्पेस एजेंसी है ये, यूनाइटेड स्टेट की फेडरल गवर्नमेंट पर का इसका कंट्रोल होता है। हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। एंड राइट नाउ एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, बिल नेल्सन यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो पामेला मेल्लोरी यहाँ की राइट नाउ क्या है? डिप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर है। क्लियर। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए अब आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में अगला क्वेश्चन। इसरो के बारे में आपको सारी डिटेल बतानी है भाई, क्योंकि इसरो के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, है ना। WHO के बाद में अगला जो आपको क्वेश्चन का आंसर करना है वो है इसरो के बारे में। नासा के बारे में मैं आपको डिटेल दे चुका हूं, इसरो आपको डिफाइन करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। लॉन्ग पेंडिंग ट्रेड टॉक, मैंने आपको बताया था कि 14 साल से ये कहीं ना कहीं पेंडिंग में पड़ा हुआ है कि हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए।
ये बीच में इस चीज को लेकर के बात की जा रही है बिटवीन इंडिया एंड इजराइल टू रिज्यूम, और इस एग्रीमेंट को रिज्यूम किया जाएगा भाई। कब इसे रिज्यूम किया जा रहा है? तो द FTA टॉक वुड बिगिन इन नवंबर मंथ एंड कंक्लूड बाय द जून 2022। मतलब अभी इस चीज को लेकर के बात चल रही है और इसे कंक्लूड कब किया जाएगा? तो 2022 में इसके बारे में चर्चाएं या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन इंडिया एंड इसराइल के बीच में। फिर मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी थी, क्या दी थी? क्वाड्रिलेटरल एक मीटिंग होने जा रही है 4 देशों के बीच में। अब वो 4 देश कौन से हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर? एक तरीके का क्वाड डायमेंशन हमें देखने को मिलने जा रहा है अलग कंट्रीज के द्वारा, और वो जो क्वाड था वो अलग था। ठीक है, इसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। और क्या किया जा रहा है? तो एस जयशंकर ने कहा है कि भाई कि ग्रेट प्लेजर दी इजराइल आल्सो अनाउंस वुड बी ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने जा रहा है भाई कौन? इजराइल ज्वाइन करने जा रहा है। और ये कहा जाएगा UN क्लाइमेट चेंज जो है COP 26 समिट के अंदर, जो कि ग्लासगो नवंबर मंथ के अंदर ऑर्गेनाइज होने जा रही है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आप लोगों को अब कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कितनी कंट्रीज हैं, कौन है डायरेक्टर अभी राइट नाउ, और इसे बनाया कब गया था। चलिए इसराइल की हम बात कर लेते हैं। तो इसराइल एक तरीके का छोटा सा कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और इसकी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ज्यूस वर्सेस अरेबियन वॉर काफी देखने को मिला है ना। 1947 के रेजोल्यूशन में, UN रेजोल्यूशन में इसको पास किया गया था और हिस्सा बंटवारा कर दिया गया था किन 2 देशों के बीच में, किन 2 स्टेट के बीच में? तो आप लोगों ने सुना होगा पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में इस तरीके का हिस्सा बंटवारा कर दिया गया था, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में हिस्सा बंटवारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। इसकी कैपिटल की बात करें तो जेरूसलम ये अपनी कैपिटल क्लेम करता है। वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात करें तो तेल अवीव इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल मानी जाती है, क्योंकि सारी एम्बेसीज जो है वो यहीं देखने को मिलती है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिब्रू इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्लियर? और अरेबिक भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की तो इसाक हर्जोग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो नेफ्तली बेनेट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्लियर? और मैंने आपको फॉरेन मिनिस्टर का नाम बता ही दिया है। यार लैपिड जो है यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं। क्लियर? करेंसी आप लोग और जान लीजिए भाई, करेंसी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है इजराइल की करेंसी क्या है? तो न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे आपको एक मैप बताया है, अब्राहम एकॉर्ड के बारे में बताया है। अब्राहम एकॉर्ड के बारे में यहाँ पे आपसे चर्चाएं हो सकती हैं। अब्राहम एकॉर्ड क्या है? ऐसे देश जिसने रिकॉग्नाइज किया है इजराइल को, और ऐसे बहुत सारे अरब कंट्रीज हैं जिसने बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है किसको? इजराइल को। लेकिन आपको बता दूं कि सबसे पहले अरेबियन कंट्री जिसने रिकॉग्नाइज किया था एज अ स्टेट ऑफ इजराइल 1974 में, इसने रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को इजिप्ट ने। क्लियर? और फिर उसके बाद में 1994 में जॉर्डन ने किया, और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर UAE ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है एज ए स्टेट। ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या है अब्राहम एकॉर्ड, एकॉर्ड कब साइन किए गए हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज आज की डेट में इजराइल को एज अ रिकॉग्नाइज करती है स्टेट या एज अ कंट्री। क्लियर? तो यहाँ पे UAE इसी चीज को एक्सेप्ट करता है। कुशीनगर कनेक्ट टू श्रीलंका, ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी थी भाई, है ना। 20 अक्टूबर को इस तरीके की आपको और इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, यानी कल की तारीख में आपको इनॉग्रेशन देखने को मिलेगा, और कुशीनगर से कनेक्ट किया जाएगा श्रीलंका को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक फ्लाइट के तहत कनेक्ट किया जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर हु वाज द नेवर इंडक्टेड की बात की जा रही है यहाँ पे। AQ खान कौन है? इनके बारे में डिटेल ले लीजिए भाई। क्लियर?
अब्दुल कादिर खान के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पास्ड अवे, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। और इनको फादर ऑफ द कंट्री कहा जाता है, एटम बॉम्ब इन पाकिस्तान, न्यूक्लियर हीरो के नाम से जाना जाता है, ठीक। और न्यूक्लियर थिफ इन्होंने दिखाई थी, चोरी दिखाई थी, कहाँ से, द ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेटर कहा जाता है ऑल टाइम। और ये कहाँ गए हुए थे उस टाइम पीरियड में, तो 1975 में वर्किंग इन हॉलैंड इन अ यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज़ों को सीखा था, है ना, हॉलैंड के अंदर। और जर्मन डच ट्रांसलेटर जो थे इनके अंडर में ये काम कर रहे थे। फिर वहीं से इन्होंने कॉल किया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को कि भाई कि मैंने ये सारी जानकारी यहाँ पे ले ली है, तो क्या हम काम कर सकते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, हमारे खुद के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के। तो ये इनको फिर वापस बुलाया गया और इन्होंने फर्स्ट ब्लूप्रिंट जो है पाकिस्तान का इसको तैयार किया और यहाँ पे एनरिचमेंट को शुरू किया। नाइनटीन 1976 ही ज्वाइन द पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और उनके लिए काम किया गया, ठीक है। कन्विक्टेड बाय द डच कोर्ट फॉर द थेफ्ट, इन्होंने इनके ऊपर क्लेम भी किया कि भाई कि जो ज्वाइन द पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक। और फिर इन्होंने काम भी किया और बड़े लेवल पे इन्होंने प्रोग्राम को लॉन्च किया और इसके साथ में फिर डील हुई अलग अलग देशों के साथ में। उसमें नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया के साथ तो मिसाइल को लेकर के ही डील हुई कि आप हमें मिसाइल देंगे तो हम आपको एनरिचमेंट के सारे प्रोग्राम है वो हम आपको बताएंगे। इवन ईरान के साथ में भी काफी बड़े लेवल पे मिलियंस बिलियंस में ये ट्रेड जो हुई है, डील हुई है, ट्रेड बोल रहा हूँ, इस तरीके के प्रोग्राम के बारे में डील हुई। लीबिया, तो मतलब कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में ये थेफ्ट को फैलाने वाले या इस तरीके के प्रोग्राम को फैलाने वाले यदि कोई थे तो वो अब्दुल कादिर खान थे, है ना। और पहली बार पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, तो ये जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में हुआ था, ठीक। लेकिन यदि अब हम बात करें इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, तो मई 1974 इंडिया कंडक्टेड द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण राजस्थान। ध्यान रखना हमारे जितने भी रिसर्च होते हैं वो राजस्थान के अंदर होते हैं, पोखरण जगह का नाम है। और इस टेस्ट को नाम दिया गया था 1974, इंदिरा गांधी इस समय प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, स्माइलिंग बुद्धा इसको नाम दिया गया था। देन फिर इसके बाद में 1998 में 5 न्यूक्लियर टेस्ट वर दी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ पोखरण 2, जिसको नाम दिया गया था, दिस टेस्ट वाज दी कलेक्टिवली कॉल्ड ऑपरेशन शक्ति। यानी 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड में जो टेस्ट हुआ था वो सेकेंड फेज था पोखरण का, जिसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, क्लियर। और 2003 में इंडिया ने ये अडॉप्ट किया कि इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ द नो फर्स्ट यूज। इन्होंने ये कहा कि भाई कि हम इसको जबरदस्ती यूज नहीं करेंगे, मतलब नो फर्स्ट यूज, हम इसका इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई कंट्री हमारे ऊपर, हमारी टेरिटरी के ऊपर यदि अटैक करती है तो फिर हम उसका जवाब देंगे भाई। यहाँ पे इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया है। इंडिया जो पोसेसेस है एस्टिमेटेड 156 न्यूक्लियर वार हेड्स है ये 2021 के कंपेयर टू दी 150 एट द स्टार्ट ऑफ द लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान के बाद बताया जा रहा है कि भाई कि 165 वार हेड है। और ये किस रिपोर्ट के अंडर में ये सारी चीजें आपको पता चल रही हैं, तो सिप्री अब अगला ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है भाई। व्हाट इज सिप्री की पूरी डिटेल बताना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं सिप्री के बारे में। फिर भी मैं यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में बताया जाता है 1966 में ये स्टैब्लिश हुआ था। अब बाकी की दो चीजें आपको बतानी है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और राइट नाउ इसके चेयरपर्सन कौन है, क्लियर। सिप्री का यही काम है देखने का कि कौन सा देश कितने हथियार बना रहा है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन देने का काम सिप्री का है भाई, क्लियर।
अब यहाँ पे अगला आर्टिकल क्या कहता है, अगला एडिटोरियल पेज में कहा जा रहा है कि भाई कास्ट बेस जो है वो सेंसस होना चाहिए, हमें काउंटिंग पता चलना चाहिए ताकि हम उन लोगों के लिए काम कर सकें। क्लियर? तो अब यहाँ पे सेंसस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री में सेंसस के बारे में हमें जिक्र मिलता है। ऋग्वेदा अर्लीस्ट लिटरेचर जो है इसमें भी हमें लगभग 800 टू 600 बीसी में हमें इस तरीके के पॉपुलेशन काउंट के बारे में कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद में कौटिल्य के द्वारा लिखी गई 3rd सेंचुरी बीसी में अर्थशास्त्र बुक में भी इस तरीके के कलेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में हमें स्टैटिस्टिक डेटा देखने को मिलता है। क्लियर? उसके अलावा फिर अकबर के टाइम पीरियड में लिखी गई अबुल फजल के द्वारा आइन ए अकबरी में भी इस तरीके की कैलकुलेशन के बारे में बताया जा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जो पर्टेनिंग जो है टू द पॉपुलेशन इन द इंडस्ट्री ऑफ मुगल एरा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन यदि हम और आगे बढ़े यानी ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में आए तो क्या था ये हालात। तो द हिस्ट्री ऑफ सेंसस बिगिन विद द 1800 व्हेन इंग्लैंड, इसको स्टार्ट करने वाला जो पहला कंट्री था वो इंग्लैंड ही था। लेकिन यदि हम बात करें इंडिया के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन जो सेंसस हमें देखने को मिला है कंडक्टेड, वो मिला है इलाहाबाद 1824 एंड बनारस 1827-28 के अंदर जेम्स प्रिंसेप ने इसको कंडक्ट कराया था। लेकिन ये एक तरीके का नॉन सिंक्रोनस सेंसस था क्योंकि छोटे छोटे इलाकों में इस सेंसस को कराया गया, यूनिटरी फॉर्म में इसको सेंसस नहीं कराया गया। फिर इसके बाद में बात करें द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडियन सिटी वाज द कंडक्टेड 1830 हेनरी वॉल्टर इन डेक्का, यानी ढाका जो आज की डेट में हम बांग्लादेश की कैपिटल के नाम से जानते हैं, ये एक तरीके का कंप्लीट सेंसस था। लेकिन आज की डेट में तो ये कहां पर है, बांग्लादेश के अंदर है। The second census was the conducted 1836 to 37 फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है इन्होंने इसको कंडक्ट कराया था। लेकिन यदि हम बात करें पूरे देश में जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया वो कराया गया था द फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस, इट वाज द कंडक्टेड इन इंडिया 1872 ड्यूरिंग द राइन ऑफ जनरल जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में कराया गया था। लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। जो फर्स्ट सिंक्रोनसली तरीके से ऑर्गेनाइज कराया गया था वो था ब्रिटिश रूल का फर्स्ट सेंसस 1881 में, और इसको कराया गया था उस समय के सेंसस कमिश्नर के द्वारा, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया WC प्लॉडन के द्वारा इसको कराया गया था। किसके टाइम पीरियड में, तो उस समय अंग्रेज थे यानी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, इस इनके राइन में इसको कराया गया था। कौन से कमिश्नर के द्वारा, तो WC प्लॉडन के द्वारा इसको कराया गया। अब हम बात कर लेते हैं, यहीं से ही हम सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा ग्राफ नीचे गिरते हुए हमें किसी डिकेड की पॉपुलेशन में देखने को मिला तो वो मिला 5th नंबर की सेंसस 1921 में। मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं, नहीं तो आपको हर डिकेड के पॉपुलेशन सेंसस में आपको ये डेटा इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें 1921 में तो यहाँ पे हमें बहुत नीचे ग्राफ देखने को मिला, बिकॉज क्योंकि 1911 टू 21 का जो डेटा था उसमें 0.31% की जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हमें होते हुए देखने को मिली। बिकॉज क्या रीजन था, तो 1918 में फैला फ्लू पेंडेमिक जिसमें 12 मिलियन जो पीपल हैं उनकी जान चली जाती है। इसको कहा जाता है इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली इंक्रीज अंटिल द सेंसस टू 1921। इसके बाद में फिर जो डेटा है वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। लेकिन 1921 का जो ईयर है उसको द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ध्यान रखना इस समय ग्राफ नीचे गया था ना कि ऊपर, -0.31% नीचे जाते हुए हमें देखने को मिला था। तो ये आपको ध्यान में रखना है भाई, मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। इसके बाद बात करें सेंसस 21, 16th नंबर का ये सेंसस है। सेंसस 2021 पोस्टपोन्ड ऑनिंग द आउटब्रेक कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और ये पहला ऐसा सेंसस होगा जो कि फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा। ठीक है, इसके बारे में और क्या बता दें, इसके बारे में ये है कि फर्स्ट टाइम दैट द इंफॉर्मेशन हाउस होल्ड हेडेड बाय द पर्सन
फ्रॉम द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ध्यान रखना इस बार पहली बार ऐसा होगा कि ट्रांसजेंडर को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा भाई। कलेक्टेड मेंबर ऑफ द मेंबर्स लिविंग द फैमिली विल बी द कलेक्टेड, यहाँ पे ये सारी जानकारी हमें देखने को मिलने वाली है। क्लियर। और इस बार ऐसा भी होगा कि अर्लियर वाज द कॉलम मेल एंड फीमेल ओनली, यहाँ तक अभी हमें देखने को मिला था, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि जो थर्ड जेंडर है या ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज का भी डेल्टा हमें देखने को अलग से मिलने वाला है। आगे बात कर लेते हैं, ये सारे काम भारत के अंदर कौन करता है। तो इसके लिए एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, जिसका नाम है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। यही सारा डेटा कलेक्ट करता है। 1951 द सेंसस ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट ऑन द एड हॉक बेसिस ऑफ सेंसस, ईच सेंसस के तहत इसको बनाया गया। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बैंकिंग की तरीके से बात करें हम, तो सेंसस एक्ट 1948 को लाया गया था। किसके टाइम पीरियड में ये लाया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय जब होम मिनिस्टर थे भारत के, उस समय इसको लाया गया था। पॉपुलेशन सेंसस यूनियन सब्जेक्ट अंडर द आर्टिकल 246 के तहत इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है ना। सीरियल नंबर ऑफ द 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना हमारे एनालिसिस सीरीज में। आज गला बहुत दुख रहा है, लेकिन ठीक है, ये काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, आपको इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत ज़रूरी है ना। और हम नहीं चाहते कि हमारा एक भी दिन का न्यूज़पेपर एक्सप्लेन जो है वो मिस हो, तो ये सारी चीज़ों को करना ज़रूरी है। तो मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं आज की सीरीज में, आप लोगों को उसका रिप्लाई करना है। और दूसरी चीज जो मैंने पूछी है उसको फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको किस तरीके का इम्प्रोवाइज देखने को चाहिए, या आपको अपनी लेवल पे, या आपको सारी चीजें जितना भी कंटेंट वाइज है वो समझ में आ रहा है, तो इसके बारे में प्लीज मुझे बताइए। कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करेंगे कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, या और ज्यादा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है कंटेंट वाइज। ये चीजें आप लोगों को क्लियर करनी है। तो आज के लिए इतना काफी है हमारे एनालिसिस सीरीज में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।